आज का ये प्रोग्राम बहुत विशेष दिन हो रहा है। आज विशेष दिन है शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं? आज भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो शिक्षक थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन पर आप सभी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सभी बच्चों को शुभकामनाएं, सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो जैसा कि हम लोग इस प्रोग्राम में रोज़ कहते हैं कि आपको सुधीर तिवारी जी आ गए हैं, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार, बधाइयाँ और शिक्षक दिवस की विशेष रूप से बधाइयाँ। तो जैसा कि हम रोज़ कहते हैं, आपके प्रश्नों का स्वागत है, आपके सुझावों का स्वागत है। उसी के आधार पर यह प्रोग्राम धीरे धीरे और आगे बढ़ता जा रहा है। आप मित्र लोग जो वेव कर रहे हैं, मेरी तरफ से भी सभी को अभिवादन। हम भी सबको वेव कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी इधर से टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी वेव कर दें। कुछ हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो आप लोग अगर अपने मैसेज बॉक्स में लिख करके हमें बताते रहेंगे तो उससे हमें और अच्छा लगेगा, जीवंतता बनी रहेगी, डायलॉग बना रहेगा और इस प्रोग्राम को नई दिशा, नई ऊंचाइयां भी मिलेंगी। शुभम शुक्ला जी आ गए हैं, शिव मोहन मिश्रा जी आ गए हैं, संजय दुबे जी आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं की हैं, क्योंकि 5 जगह से ये रिले हो रहा है। तो इसलिए आलोक त्रिपाठी जी आ गए हैं। उन्होंने लिखा है मोर पावर टू यू भाई साहब। उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, कि थोड़ा और स्पष्ट करिए। तो प्रोग्रामों के बारे में प्रभाकर जी शाम को उन्होंने पूछा आज का है या रिपीट हो रहा है। शाम को 5 बजे से जो होता है वो ओरिजिनल होता है। रिपीट केवल आपको जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम भेजा जाता है, अगर आप वो देखते हैं तो वही रिपीट देख रहे हैं आप। 5 बजे से लाइव होता है, डायरेक्ट मैं बोलता हूँ और आप सुनते हैं। शाम के 5 बजे वाला प्रोग्राम कभी रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूबरू कल वाली चर्चा जहाँ तक हुई थी उससे आगे की चर्चा यहाँ होती है। तो बड़ा अच्छा कि आपने ये क्लैरिफाई कर लिया। आज का प्रोग्राम आज का है, नया है और ताज़ा है। ताज़ी ताज़ी बात आप सुन रहे हैं या आपकी ताज़ी ताज़ी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। ऐसे यूं ही कुछ मित्रों ने जो प्रतिक्रियाएं अभी इधर दी थी, वो पढ़ रहा हूँ।
देखिए कितना लोगों को अच्छा लग रहा है, इससे जाहिर होता है। दिनेश चंद्र रहे हैं, मुकेश पंडित जी, आगे मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत बड़ा शब्द इन्होंने इस्तेमाल कर दिए हैं। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, बस एक हम भारत के लोक का एक हिस्सा हूँ, एक अंक हूँ या एक अंश हूँ। लेकिन उन्होंने लिखा है प्राउड टू बी लिसनिंग लीजेंड पर्सनालिटी। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी ने लिखा है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी ने आगे लिखा है, अभी तो लोकतंत्र केवल मतदान के दिन ही दिखाई देता है, उसके बाद गरीब अपनी उंगली पर लगा स्याही का निशान देखकर पूरा जीवन काट लेता है। यही तो बदलने की ज़रूरत है। अभी लोकतंत्र लागू ही नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लालचंद यदुवंशी सम्राट जी ने, सम्राट वैसे राजशाही ख़त्म हो गई है, लेकिन अपने तखल्लुस में उपनाम में तो रख ही सकते हैं। छोटे बच्चे को भी लोग राजा कहते हैं, तो वो बात दूसरी है। तो लालचंद यदुवंशी सम्राट जी ने लिखा है कि सर आपकी कथा सुनकर मन विभोर हो जाता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं प्रवाही व अव्यवस्थित दिनचर्या आड़े आती है, वरना आपके विचार सुनने व समझने और व्यवहार में उतारने योग्य हैं। शायद उनका आशय ये है कि समय सब लोग 5 बजे से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। इसीलिए इसका रिकॉर्डेड वर्जन फेसबुक पे भी रहता है, और मैं अलग से भी इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह भेजता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। जयराज जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो आशुतोष द्विवेदी जी की बात, हरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं, वेव कर रहे हैं। आशुतोष द्विवेदी जी ने लिखा कि कुछ लापरवाही व अव्यवस्थित दिनचर्या आड़े आती है, वरना आपके विचार सुनने व समझने और व्यवहार में उतारने योग्य हैं। जो यथासंभव प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से परिवर्तन की क्रांति लाई जा सकती है। बहुत अच्छा लिखा है आशुतोष जी, और निश्चय ही ये परिवर्तन की क्रांति आएगी, कोई दो राय है ही नहीं, 100% श्योर है, साफ साफ दिख रहा है। बस समय की बात है, जितने ज़्यादा लोग धीरे धीरे आते जाएंगे उतना ही वो और जल्दी आता जाएगा, लेकिन आना है। जैसे हैंडपम्प, जब उदाहरण मैंने दिया था कि जब आप लगा लेते हैं बोरिंग और चलाते रहते हैं तो साफ पानी आता ही आता है। तो ये साफ पानी का परिवर्तन आएगा ही आएगा। इसके लिए मैं बार बार वो छोटी सी कविता भी सुनाता हूँ, क्योंकि आपने सवाल किया है परिवर्तन आएगा, इसी के सबूत में या गवाही में, वैज्ञानिक गवाही में या व्यवहारिक गवाही में मैं वो 4 लाइन की जो कविता सुनाता हूँ वो कह रहा हूँ कि बहाव का प्रभाव, गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है, बंद करता जाता है अपने बहने के सभी रास्ते, छेद और स्थान। साफ पानी रास्ता बनाता है, साफ पानी रास्ता बनाता है। तो ये जो कुछ तो ये जन जागरण और वैश्विक कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नई पीढ़ी में नया उभार, यह सब तो है ही। इसके अलावा जो लोग सत्ता में गए और जिन्होंने गंदगी फैलाई, उस गंदगी की वजह से अब वह गंदे लोगों का आने का, बहने वहाँ पहुँचने का सिलसिला भी धीरे धीरे स्वयं नेचुरल लॉ की तरह से रास्ता उनका जो चौक होता जाएगा और भटता जाएगा, और साफ लोग वहाँ पहुँचने लगेंगे। वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कौशलेंद्र सिंह जी आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोगों को आज जो विशेष दिन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, जिसको हम टीचर्स डे के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो शिक्षक रहे हैं, बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। और हम राधाकृष्णन जी को प्रणाम करते हैं। शिक्षक दिवस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा, वो ज़रूर आपके सामने रखूँगा, लेकिन अपनी एक दिली इच्छा भी आपके सामने रखता हूँ। और अगर आप
कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का स्वागत भी रहेगा, मैं उसको पढ़ूंगा भी। प्रणव मिश्रा जी ने ज्वाइन कर लिया है, उनका भी स्वागत है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जन्मदिन भी मन ही जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जी के साथ साथ। देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्मदिन हम मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। लेकिन देश के पहले राष्ट्रपति जो वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बहुत ऊंचे पायदान पर उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, गांधी जी के सबसे निकट सहयोगी, और गांधी जी को गांधी जी बनाने में भी जिन्होंने अपना बहुत महती भूमिका बनाई। नील की खेती पहली बार गांधी जी को ले गए बिहार, वहाँ पे तो ग्राउंड रियलिटी से गांधी जी को परिचित कराने में नॉर्थ इंडिया के उनका बहुत बड़ी भूमिका रही। और विद्वान इतने थे कि टीचर लिखता है जब ये स्टूडेंट थे इनकी कॉपी पर कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इतने बड़े विद्वान थे कि जो बालक है यह टीचर से ज़्यादा विद्वान है। ऐसे, और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, 2 टर्म भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उनका जन्मदिन इस देश में नहीं मनाया जाता। यह इस देश की एहसान फरामोशी है, कृतज्ञता है, इसको दूर होना चाहिए। और जैसे हम इन विभूतियों का जन्मदिन मनाते हैं, गांधी जी का, नेहरू जी का, शास्त्री जी का, राधा कृष्णन जी का, वैसे ही या उससे कम नहीं राजेंद्र बाबू का भी जन्मदिन मनाना चाहिए देश को। वो उस दिन को किसी विशेष काम के लिए, किसी विशेष चीज को प्रमोट करने के लिए उस दिन को मनाना चाहिए। आज लोगों से पूछिए कि राजेंद्र बाबू का जन्मदिन कब है, देशवासियों को पता भी नहीं। कम से कम देश की बागडोर शुरू के 2 सालों में जिन्होंने दिशा दी, जिन्होंने इस देश को संभाला, शुरू के 2 टर्म में, 3 टर्म में, या शुरू के 2 महान व्यक्ति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनका तो जन्मदिन मनाएं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अपने इस दिल की इच्छा को आप भी आगे बढ़ाएं, और एक दिन आए ऐसा कि राजेंद्र बाबू का भी जन्मदिन वैसे ही मनाया जाए, किसी दिवस के रूप में, जैसे कि इन लोगों का मनाया जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अच्छे शिक्षक की जो पराकाष्ठा है उसका एग्जाम्पल मैं अक्सर पिछले किसी एपिसोड में भी दिया है, जापान के उस टीचर का। शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो चांद किताब जिसके एक स्टूडेंट ने उसी के बायोग्राफी के रूप में लिखा है, वह शिक्षक। आलोक कुमार सिंह जी ने तुरंत देख करके यह बताया कि राजेंद्र बाबू का जन्मदिन 3 दिसंबर है। कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
तो 3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू का जन्मदिन हम लोग शानदार तरीके से इस प्रोग्राम में मनाएंगे। उस दिन का पूरा कार्यक्रम उन्हीं के बारे में होगा और हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। आप लोग जो जो बोलेंगे उनके बारे में उसको हम पढ़ेंगे और हम लोग पुष्पार्चन भी करेंगे, यहाँ भी और अपने अपने घरों में भी। एक नई शुरुआत होगी। जो कमी रह गई है हमारी व्यवस्था में उसको पूरा करने की हम लोग हर कोशिश करेंगे। तो शिक्षक दिवस है, मैं बता रहा था कि तोतो चांद किताब का वो टीचर, उससे अच्छा टीचर मिलना मुश्किल है, क्योंकि वह समाज के सभी रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाते हैं जिनका जो है दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं हो पाता, दूसरे स्कूलों में निकाल दिए जाते हैं, माता पिता गरीब हैं, वे एडमिशन नहीं करा पाते किसी स्कूल में, या जो हैंडीकैप्ड हैं बच्चे, ऐसे सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उस स्कूल से निकले हुए सारे के सारे बच्चे जापान में टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंचते हैं। तो टीचर ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे टीचर को हम प्रणाम करते हैं और टीचर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए यह बहुत ज़रूरी है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और यहीं पर फिर मैं एक मांग करता हूँ, पहले ये चर्चा कर लें, उसके बाद एक मेरी जो इच्छा है और जो मेरा अनुभव है वो आपके सामने रखूँगा, उस पर आप अपनी राय दीजिएगा। तो शिक्षक दिवस पर आज मैंने जो शुभकामनाएं लिखी हैं उसका संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूँ। राधा कृष्णन जी के जन्मदिन पर अपने सभी गुरुओं को याद और प्रणाम करता हुआ माता पिता, पूरी धरती, प्रकृति, समाज, समय और सृष्टि और अच्छी किताबों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो किताबें, जिन किताबों ने हमें शिक्षा दी है वो भी गुरु हैं, क्योंकि ये सब भी गुरु हैं। सदगुरु कबीर को और तोतो चांद किताब के उस महान जापानी गुरु को प्रणाम करता हूँ जिसके स्कूल के हर बच्चे जो शुरुआत में रिजेक्टेड मान लिए गए थे, स्कूल से निकलने के बाद पूरी तरह से प्रफुल्लित प्रस्फुटित होकर के जापान के उच्चतम पोजीशंस पर पहुँचे। कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। समाज के सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाते हैं बिना किसी संसाधन के, कभी ट्रेन की डिस्कार्डेड बोगी में, कभी पेड़ के नीचे। तो पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए एक अच्छा गुरु होना चाहिए, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बड़ी ट्रेजिडी की बात है कि आज कोई अच्छा टीचर अगर स्कूल खोलना चाहे हमारे देश में तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतने संसाधन, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने स्कूल इस साइज़ के, इस तरह के, उस तरह के वो बेचारा नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस देश में ये ट्रेजिडी है। बहुत अफसोस होता है कि ज़्यादातर स्कूल जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर में खुले हैं, वो या तो पूंजीपतियों ने व्यापार के लिए खोला है या माफिया ने खोला है और या पॉलिटिशियंस ने खोला है, नेताओं ने खोला है। एक सच्चा अच्छा टीचर जिसे स्कूल खोलने का हक होना चाहिए, वो पढ़ाए बच्चों को, और बच्चे इम्तहान दें, बोर्ड के इम्तहान में अगर वो अच्छा नंबर पाते हैं तो वो स्कूल है। उसकी क्या ज़रूरत है कि फिर इतने कमरे हों, ये हों, वो हों। मैं बोरा झोरा लेकर आम के पेड़ के नीचे पढ़ करके आया हूँ। वो भावना चाहिए। अमेरिका में भी जाता हूँ, विदेशों में भी हमारे लेक्चर्स उसी प्यार से लोग सुनते हैं, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल को सुनते हैं, अपनाते हैं। तो तोतो चांद का वो टीचर या उस जैसे टीचर्स होने चाहिए। फिर अच्छे गुरु में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तोतो चांद के उस टीचर से भी और अन्यथा भी हर बच्चे को ईश्वर ने अद्वितीय विलक्षण गुणों को दे करके भेजा है। टीचर का काम है कि उस बच्चे के उस गुण को पहचाने और उसमें आगे ले चले। जबरदस्ती उसका आंतरिक गुण कुछ और है और हम उसको जबरदस्ती दूसरी दिशा में जब ले जाएंगे तो वह बहुत फेल नहीं होगा। कोई बच्चा फेल नहीं होता है, आप जान लीजिए। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है
तो व्यवस्था फेल हो रही है, टीचर्स फेल हो रहे हैं, गार्जियंस फेल हो रहे हैं, समाज फेल हो रहा है। ईश्वर ने तो हर बच्चे को अपने रूप के रूप में धरती पर भेजा है। ऐसा टीचर होना चाहिए जो बच्चों के आंतरिक गुणों को समझे और उसको उस दिशा में ले चले। ये तो ऐसा ही है, अगर हम बच्चे में गुण कुछ और है और उसको हम इम्तहान पढ़ा कुछ और रहे हैं, इम्तहान उस सब्जेक्ट में ले रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे हम किसी का तापमान थर्मामीटर से ना नाप करके बैरोमीटर से, हवा का दबाव जिससे नापा जाता है उससे नापने की कोशिश करें। जो हमारे अंदर है उसको उस पैमाने से नापिए ना, उस गुण को। तो उस बच्चों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तोतो चान वो किताब दुनिया की सारी भाषाओं में है, अद्भुत किताब है। और जिन लोगों ने उस किताब को पढ़ा है, मैंने पहले भी कहा है, माता पिता के संबंध सुधर गए हैं, पेरेंट टीचर के संबंध सुधर गए हैं। अद्भुत किताब है। तमाम सारे सामाजिक और तमाम सारे डिप्रेशन और इन सब की दवा है, अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छे शिक्षक मिल जाए तो शिक्षक में पहला गुण होना चाहिए कि वह हर बच्चे को एक ही तरह से न नापे, हर बच्चे को इंडिविजुअली ध्यान दे, व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे और उसमें जो गुण हैं उसको पहचाने। सूर्यकांत मिश्रा जी भी आ गए हैं। आलोक त्रिपाठी जी ने लिखा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने स्कूल बिजनेस के बारे में। बिल्कुल सच्चाई है। आज इस देश में शिक्षा एक व्यापार हो गया है और व्यापारी ही स्कूल खोल पा रहा है, शिक्षक नहीं खोल पा रहे हैं। शिक्षक तो बैठ जाए तो स्कूल चालू हो जाना चाहिए, वह बात होनी चाहिए। दूसरा कि जो हर बच्चे को एक बीज माने और जितने भी महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं, इवन अवतार भी, पैगंबर भी, मसीहा भी, जितने लोग अब तक इस धरती पर पैदा हुए हैं और शिक्षक भी, वह सब वृक्ष हो गए हैं। बहुत जरूरी और गहरी बात कह रहा हूं कि जितने भी लोग अब तक इस धरती पर पैदा हुए हैं, सब एक वृक्ष हो गए हैं। बड़े वृक्ष हैं, बहुत बड़े वृक्ष हैं, लेकिन हर बच्चे में, हर बीज में, हर पेड़ से बड़ा होने की संभावना है। ईश्वर अभी भी अच्छे से अच्छे बच्चे इस धरती पर पैदा कर रहे हैं। जो महापुरुष या अवतार, पैगंबर, मसीहा, जिनको हम जो भी कहते हैं, वो एक बच्चे के रूप में, नन्हे शिशु के रूप में इस धरती पर आए थे। उनकी साधनाओं ने उन्हें इतना विराट कर दिया। तो मेरी कविता है ना कि वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लोगों से हारना पड़ता है। तो राम ने जब उतनी साधनाएं की, जंगल जंगल, उन्होंने सब, उनकी संवेदना का विस्तार इतना हुआ कि वो सबसे जुड़े, जीव जंतु पशु पक्षी सबसे संवाद कर रहे हैं। एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऋषि मुनि भील करात, जितने लोग, जितनी जीव जंतु वनस्पतियां हैं, सबसे संवाद कर रहे हैं, सबसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उनकी संवेदना का विस्तार जब अनंत हो गया तो वह उस समय के महाशक्तिशाली रावण को भी हरा सके और अवतारत्व तो प्राप्त हुआ। लेकिन जो भी बच्चा पैदा हो रहा है इस धरती पर, सब में आज तक संभव हुए किसी भी व्यक्ति से बड़ा होने की संभावना है, यह जान लीजिए। गिरीश शर्मा ने कहा है, नई शिक्षा नीति इस विसंगति को ठीक करेगी। हम लोग आशा कर सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षक अच्छा स्कूल खोल सके। अगर ये हो जाता है, चाहे नई शिक्षा नीति से, पुरानी शिक्षा नीति से, परिवर्तित शिक्षा नीति से, तो बहुत अच्छा है। तो मैं कह रहा था कि हर टीचर को, हर बच्चे में अब तक संभव हुए किसी व्यक्ति से बड़ा होने की संभावना दिखनी चाहिए और अपने से बड़ा होने की संभावना दिखनी चाहिए। उस पर कोई सीमा नहीं बांधना चाहिए। कई टीचर्स तो मजाक करते हैं कि अरे तुम क्या करोगे। टीचर से शोभा नहीं देता। हर बच्चे में अब तक संभव हुए किसी भी व्यक्ति से बड़ा होने की
संभावना है। और आजकल जो शिक्षा का पैटर्न चल रहा है कि शिक्षा पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा की पैकिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे संसाधन है, कैसे एसी कमरा है, ये है वो है, तमाम सारा, और साइंटिफिक तमाम सारे गैजेट्स हैं, लेकिन शिक्षा गायब है, पैकिंग बहुत है। आपको आश्चर्य होगा, गाजियाबाद के जब मैं पोस्टेड था वहाँ पर 3-4 स्कूलों में गया, 12th क्लास के बेटी का एडमिशन कराना था। अंग्रेजी के टीचर्स को बेसिक चीज़ों का ज्ञान नहीं है। जैसे जो रोमन लिपि में जैसे हमने 5 लिखा ऐसे, और एक 5 लिखा, एक वी बनाया, डंडी बनाया, ऐसे ऐसे किया, इसको रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। जो 5 अगर 5th क्लास लिखना है तो जब इंग्लिश में 5 लिखेंगे तो उसके आगे TH लिखेंगे, 5th क्लास। लेकिन जब रोमन में 5 लिखा जाता है तो वो 5th भी ऑटोमेटिकली उसमें शामिल है, TH आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन स्कूलों में मैंने 5 के बाद TH, 10 के बाद TH, 8 के बाद TH ऐसे देखा। तो ज्ञान नहीं है, पैकिंग है। आजकल पैकिंग दिया जा रहा है, ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। हमको ज्ञान देना, उस जापानी टीचर ने शुद्ध ज्ञान दिया है। और हमारे यहाँ जो ऋषियों की परंपरा रही है वहाँ भी ज्ञान पैकिंग नहीं दिया गया है, शुद्ध ज्ञान दिया गया है। और जो गुरु हैं उन्हीं के नाम से गुरुकुल चले हैं और उन्हीं के नाम से उन गुरुकुलों की परंपरा रही है। और वहाँ पर संसाधनों का ध्यान ही नहीं दिया गया, वहाँ भी वृक्ष के नीचे पढ़ाया गया। तो हम ये नहीं कहते कि वही एग्जैक्टली हो जाना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन होता है, मिनिमम संसाधन रखे जा सकते हैं, लेकिन संसाधनों पर ही सारा जोड़ दिया जाए, यह उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। ये केवल व्यापार है, शुद्ध व्यापार है। इससे मुक्ति बहुत ज़रूरी चाहिए और पेरेंट्स को भी इससे मुक्त होना चाहिए। मेरी शिक्षा पर एक किताब है जो 80s में लिखा था, जिसका चर्चा भी मैंने कभी किया है और बहुत लोगों को मैंने दिया भी है। तख्ती के अक्षर, उसका उर्दू में अनुवाद हुआ तख्ती के हुरूफ, अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ होलिस्टिक एजुकेशन, उसका जब गुजराती में भी अनुवाद है, तमिल में भी अनुवाद है, कन्नड़ में भी अनुवाद है। उसमें मैंने ढेर सारे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। पेरेंट्स कितना ओवरवेल्ड हैं, कितना ज़्यादा पैकिंग से और किताबों के बोझ से अफेक्टेड हैं, लेकिन प्रभावित भी हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया। उसमें दिया है एक स्कूल में कई, मतलब चूंकि जब से नौकरी में आया 79 से, स्कूलों का सैटरडे को स्कूलों से मेरा कांटेक्ट लगातार बना रहा, चाहे जहाँ पोस्टेड रहा। स्कूलों में जाता था, चूँकि मेरी छुट्टी रहती थी, तो जो भी क्लास खाली है वहाँ जा कर के बच्चों से इंटरेक्ट करता था, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, और चूँकि एजुकेशन पे किताब भी लिख चुका था तो इसलिए और तमाम सारे लोग। तो एक स्कूल में मैंने टीचर्स प्रिंसिपल साहब से कहा कि अगले सत्र से आप किताबें कम से कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, और किताबें जो 2-4 हैं भी वो बच्चा रोज़ लाए ले जाए, इस बोझ से भी मुक्त। तो वो जो इतना ढेर सारे बच्चे लोड लेकर के स्कूल जाते हैं, ये भी कम कर दीजिए, स्कूल में उनके डेस्क में या कहीं पे रखवा लीजिए, बच्चा मस्ती में आए जाए, कम से कम दर्जा 5 या 8 तक तो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कर लिया। जानते हैं क्या हुआ? अगले साल बहुत सारे पेरेंट्स ने शिकायत की प्रिंसिपल से आ करके कि ये आपने क्या किया, ये किताब इतनी कम कर दी, अब बच्चा पढ़ेगा कैसे? और सबसे बड़ी बात कि जब वो किताब घर नहीं लाएगा, जो हैं भी, तो हम कैसे पढ़ के उसको पढ़ाएंगे, उसका होमवर्क कैसे पूरा कराएंगे?
तो उस टीचर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि हम लोग यहीं इतना पढ़ाएंगे कि आपको होमवर्क कराने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर सारा वर्क कर लेंगे और जो काम देते हैं वो बच्चा करे, आप उसकी मदद मत करिए और अपने आप यहाँ पर आकर के उसको करने दीजिए। लेकिन टीचर नहीं माना पेरेंट्स ने, और कुछ पेरेंट ने यहाँ तक कहा कि अगर आप यही सिस्टम रखेंगे तो हम अपने बच्चों को निकाल के किसी दूसरे स्कूल में लेके चले जाएंगे। अब बताइए, जब ये स्थिति पेरेंट्स की है तो बच्चे एक तरफ तो कहते हैं कि अरे आज बैग का लोड इतना हो गया है कि बच्चे तो कुली हो रहे हैं और रीढ़ की हड्डी खराब हो रही है, और दूसरी तरफ अगर किताबें कम कर दी जाएं तो शिकायत भी कर रहे हैं। यह अजीब सा दोहरापन है हमारे देश के पेरेंट्स के अपनी विचारधारा में। दूसरे देशों में बच्चों पर बिल्कुल भी लोड नहीं है किताबों का कि वो कंधे पर लाद करके किताबें ले जा रहे हैं। मतलब 10-10, 12-12 किलो किताबें का लोड हो जाता किताब कॉपियों का। यह बंद होना चाहिए। आज धर्मजंग भी आ जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मनोज मिश्रा जी तो कह रहे हैं बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति है सर जी। विनय दास जी भी आ गए हैं। प्रभाकर जी लिख रहे हैं नेट की समस्या से आक्रांत हैं। अब इन्हीं सब समस्याओं के बीच में हम लोगों को प्रोग्राम भी करना है, रास्ता भी निकालना है और समस्याओं का समाधान भी करना है। चिंगारियाँ इधर उधर फेंकनी है ताकि कुछ ज्वाला बने, कुछ परिवर्तन हो, कुछ रोशनी आए। तो हमें ऐसे टीचर्स चाहिए जो शिक्षा पर ध्यान दें, पैकिंग पर नहीं, जो सहज हों और किसी प्रकार के दिखावे या अहंकार से मुक्त हों। शिक्षक ऐसे होना चाहिए। आशुतोष अवस्थी जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो सहज हो और किसी प्रकार के दिखावे से अलग हो, अहंकार से अलग हो, और जो समाज, प्रकृति, धरती से जितना लेता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। शिक्षक की पहली क्वालिटी यही है कि जो जितना लेता है समाज से उससे ज़्यादा देने की कोशिश करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो वह शिक्षक नहीं है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं और एक सबसे बड़ा गुण जो हर नागरिक का होना चाहिए और शिक्षक का तो बहुत ज़रूरी है। प्रभाकर जी ने एक सवाल उठाया है, इस पर कल हम चर्चा करना चाहेंगे। शिक्षक की व्यवहारिक कठिनाई पर भी विचार करने की ज़रूरत है। संविदा, तदर्थ, अस्थायी मानदेय और अतिथि शिक्षक को 45 मिनट निर्धारित कोर्स पढ़ाना है, वह बच्चों की रुचि और क्षमता कब और कैसे पहचाने। अच्छा, तो हम कल करेंगे, लेकिन मैं फुनगियों की बात नहीं कर रहा हूं। आप इनको समझने की कोशिश करिए। आप केवल सरकारी तंत्र की विसंगतियों को बता रहे हैं, मैं शिक्षा के बेसिक्स की बात बता रहा हूं। दोनों का अंतर समझिए। हम सरकारी तंत्र को तो मानते हैं कि यह सड़ा हुआ है, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देता है, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। नकल की परंपरा चल पड़ी है, माफिया लोग ऑपरेट कर रहे हैं कहाँ कहाँ से। इवन किस तरह से स्कूलों को मान्यताएं दी जा रही हैं उसमें कितनी सड़न है, वह सब चर्चा करेंगे। लेकिन इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्सिंग द डार्कनेस। हम आज के शिक्षा की कमियों को अगर चर्चा करते रहे तो हम आप पूरी जिंदगी, और ये प्रोग्राम जो चल रहा है, जितने दिन तक हमारा जीवन है, अगर रोज ये प्रोग्राम में हम आज की कमियां बताते रहे तो ख़त्म नहीं होंगी। कीचड़ मथने से कोई फायदा नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए।
उधर आइए, अपने माइंडसेट को बदलिए, जड़ों से काम शुरू करना है, बीज अच्छे बोने हैं। टीचर्स की जो मजबूरियां हैं उस पर भी हम कल चर्चा करेंगे। आप विस्तार से सवाल इस पे जो आपकी बात है, फिर उस परिप्रेक्ष्य में, सरकारी तंत्र के परिप्रेक्ष्य में मैं तो कहता हूं, मैंने तख्ती के अक्षर किताब में लिखा हुआ है कि सरकारों को शिक्षा के बारे में एक काम करे तो बहुत अच्छा है कि वह स्कूलों के बारे में इंटरफियर करना बंद कर दे, मान्यता और ये सारी चीजें खत्म कर दे। जो अच्छा पढ़ाएगा, जिसके बच्चे अच्छे निकलेंगे, वो स्कूल में अपने आप जाएगा। लेकिन एक काम करे, ये 86-85 के आसपास मैंने तख्ती के अक्षर में लिखा हुआ है कि सरकार को केवल एक इम्तहान स्टैंडर्ड लेना है पूरे देश में, चाहे वो हाई स्कूल लेवल पे ले लें या इंटर लेवल पे ले लें। बाद में उस पर प्रयोग भी हुए, कहा गया कि अब एक इम्तहान होगा, जो 2000 के आसपास हुआ। लेकिन मैंने 86 में कहा था कि एक इम्तहान लो, लेकिन वो इम्तहान ऐसा हो कि उसमें कोई नकल ना हो, एकदम फेयर हो। हम इम्तहान लेना सीख लें पहले ठीक से, एक इम्तहान लें, वो बच्चा कहीं से भी पढ़ करके आए। हमें ये नहीं बॉदर करना कि पेड़ के नीचे पढ़ करके आया कि इतने साइज के क्लासरूम में पढ़ के आया है। वो पढ़ के आया है तो फिर टीचर्स की महत्ता बढ़ेगी, अच्छे टीचर्स की महत्ता बढ़ेगी। आज भी सच्चाई ये है कि अगर कहीं गुड़ का ढेला है या आज खाने की चीज़ है तो मक्खियाँ भिनभिनाते हुए आ जाएंगी। जहाँ अच्छी चीज़ है पब्लिक पहुँच जाएगी। इतना प्रचार तंत्र और इतना मीडिया और इतने इसके बावजूद भी लोग अभी भी तलाश कर रहे हैं मिठास की, अच्छे हवा की, अच्छे पानी की, अच्छे टीचर्स की। तो इसलिए, और हम लोगों ने अपने टीचर्स ऐसे देखे हैं, हमारे मैथमेटिक्स के जो टीचर जुबली कॉलेज गोरखपुर में थे, ठीक डॉट आ जाते थे, लोग उनके पास पैसे लेकर के जाते थे कि ट्यूशन पढ़ा दीजिए। वो कह रहे थे कि नहीं, हमको क्लास में जो तुम पढ़ना चाहो बाद में बैठ जाएंगे, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम ज्ञान बेचते नहीं हैं, हमारे पास जितना है उतना ले लो, हम वो उड़ेलने को तैयार रहते हैं। वह शिक्षक की मानसिकता है। पहले शिक्षक की मानसिकता बदल जाए, शिक्षक शिक्षक होना चाहिए, वह और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की तरह से नहीं होना चाहिए या एम्प्लॉय की तरह से नहीं होना चाहिए। शिक्षक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं वो जो बात कह रहा था कि जो गुण सभी नागरिकों में होना चाहिए, सभी व्यक्तियों में होना चाहिए, लेकिन टीचर में बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ हो, और वह है जिसकी आंखें खुली हों। जिसकी आंखें खुली हों और किसी प्रकार की उसकी आंख पे पट्टी ना हो। अगर टीचर की आंख पे पट्टी हो गई, चाहे जाति का, चाहे धर्म का, चाहे क्षेत्र का, चाहे किसी भी तरह का बायस या प्रेजुडिस आ गया, तो फिर वो टीचर नहीं है। जिसकी आंखें खुली हों, किसी प्रकार की पट्टी ना हो, और जिसका चिंतन समग्र, विराट और होलिस्टिक हो। जिसका चिंतन समग्र, विराट और होलिस्टिक हो। क्योंकि आज टीचर्स डे है, इसलिए एक वार्निंग भी मैं देता हूँ। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और एक कि मैं वार्निंग भी देता हूँ कि विद्यार्थी टीचर की इज्जत करे, टीचर को बहुत महान, अपने को एक बनाने वाले कुम्हार की तरह माने, बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुझाव आज आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि सब इतने ध्यान से सुन रहे हैं और खूब सुझाव भेज रहे हैं। शायद सभी सुझाव अभी पढ़ करके मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल मैं आपके सारे सुझावों को पढ़ करके एक एक करके सब पर चर्चा करूंगा। इसलिए सुझाव भेजते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये कह रहा था, ये वार्निंग के रूप में मैं सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अपने शिक्षक को भी
बच्चे भी खुली आंखों से देखें। अंधविश्वास या आंख मूंद करके टीचर पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और हमारा कहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। गुरु को अगर आप ईश्वर मान लेंगे तो फिर बड़े खतरे हैं। गुरु आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। गुरु गुरु है, उसके लिए शब्द गुरु है, शिक्षक है। ईश्वर के लिए शब्द दूसरा है, ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, जो भी है। दोनों एक नहीं है। और अगर दोनों को एक करने का कोई कहता है तो वह कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करना जा रहा है। जितने गुरु हैं, जितने धर्म गुरुओं ने एक्सप्लॉइट किया है, सबने अपने को ईश्वर कह दिया है। और अपने को ईश्वर साबित करने के लिए जो मंत्र कहते हैं वो यही है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हम तो ब्रह्मा है, विष्णु है। एकदम गलत है। इस पर कभी विश्वास मत करिएगा। अपनी आंख खोल करके रखना है। गुरु क्या कर रहा है, चाहे वो क्लासरूम का टीचर हो और चाहे आध्यात्मिक गुरु बनने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल जितने लोग उसके पास जा रहे हैं, चाहे जिस रूप में शिष्य बनने या शिष्य हैं, शिष्यों को भी आंख खुली रखना है। अन्यथा बहुत छलावे, भुलावे और एक्सप्लॉयटेशंस हुए हैं। तो आंख टीचर की भी खुली रहनी चाहिए, तभी वो शिक्षक है। और स्टूडेंट की भी खुली होनी चाहिए, जो विद्यार्थी होने की पहली शर्त है। अगर आंख बंद हो गया, आपने ज्ञान क्या देखेंगे अगर आपने शिक्षक को ही नहीं देखा। तो शिक्षक को भी आप खुली आंखों से देखिए, उसके क्रियाकलापों को देखिए, और अगर गलत पाइए तो रिवोल्ट करिए। आप कहिए कि आप गलत कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल अनोखी बात कर रहा हूं और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। इसका एक उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। पता नहीं आपने इसको पढ़ा सुना है या नहीं जाना है, लेकिन एक उदाहरण है, बहुत चमकता हुआ जाजल्यमान उदाहरण है। गुरु गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय के इतने बड़े गुरु महागुरु, जिनके नाम पर गोरखपुर का नाम ही है गोरक्षनाथ। उनके गुरु थे गुरु मत्स्येंद्र नाथ। आपने पता नहीं ये किस्सा सुना है कि नहीं। मत्स्येंद्र नाथ भी अद्भुत तपस्वी, नाथ संप्रदाय के। एक बार मत्स्येंद्र नाथ किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गए और उसके यहाँ रहने लगे। खुली आंखों वाले गोरक्षनाथ, नाथ संप्रदाय के, अपना वो लिए हुए सीधे सीधे जहाँ मत्स्येंद्र नाथ थे वहाँ पहुँच गए और जोर से दहाड़ा कि जाग मच्छिंदर गोरख आया। मच्छिंदर मतलब मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ जागो, गोरख आया है, तुम्हें उबारने आया है। तुम जहाँ गिर रहे हो वहाँ से उठाने आया है। तो शिष्य वही है। शिष्य की पहली शर्त है कि अगर गुरु गलत कहता है तो कहे कि गुरु तुम गलत हो, गुरु जी तुम गलत हो। और गुरु अगर कोई बुरी हरकत करता है तो उसका रजिस्ट करे, गुरु को ईश्वर ना मान ले। जहां आपने गुरु को ईश्वर माना तो फिर वह गुरु गुरु नहीं रह जाता है, आप शिष्य नहीं रह जाते हैं। एक एक्सप्लॉयटेशन की, एक उत्पीड़न की, एक बड़ी श्रृंखला की शुरुआत की संभावना रहती है। इसलिए इस मंत्र या इस श्लोक पर मुझे बिल्कुल ऐतराज है। इसे स्वीकार मैं नहीं कर सकता हूँ। गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकता, गुरु ईश्वर नहीं हो सकता, पर ब्रह्म गुरु नहीं हो सकता। गुरु एक व्यक्ति है, पर ब्रह्म कुछ और है। और जिसने ये मंत्र श्लोक रचा है वो भी निश्चित रूप से एक्सप्लॉयटर रहा होगा। और जो ये कह रहे हैं, इसको मान रहे हैं, उन्हीं के फॉलोअर्स हैं तमाम सारे। आज जो नाम लेने की क्या ज़रूरत है, जबान पर नाम लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने सारे जो धर्मगुरु और अदरवाइज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वह यही अपने शिष्यों के दिमाग में भरते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर व्यक्ति नहीं होता।
तो इसलिए उससे उबरने की ज़रूरत है। और दूसरा, मैंने कहा था 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। शिक्षा मतलब स्टूडेंट के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, टीचर्स के अपॉइंटमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही घातक है। हम किसी कम्युनिटी के किसी को टीचर बना करके इसलिए कि उसको उस कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाना है, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, उसको टीचर अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन उस टीचर तो बेस्ट होना चाहिए जो ज्ञान दे सके। अगर हम किसी तरह से पास हुए सब स्टैंडर्ड व्यक्ति को केवल इसलिए टीचर बना देते हैं कि वो अमुक कास्ट का है, तो उस टीचर से निकले हुए, उस टीचर के अंदर से पढ़े हुए जो हजारों बच्चे हैं जो पिछले 30-35 साल में निकलेंगे, उन सब का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हम हजार बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए टीचर बेस्ट होना चाहिए। फिजिक्स वो पढ़ाए जो सबसे अच्छा फिजिक्स जानता है, केमिस्ट्री वो पढ़ाए जो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री जानता है, लैंग्वेज वो पढ़ाए जो सबसे अच्छा जानता है। इसमें जाति पात का कोई सवाल नहीं। आप ये कह सकते हैं कि फिर वो उन जातियों के लोगों को क्या टीचर नहीं होना चाहिए? है यही तो सबसे बड़ी फैलेसी है इस शिक्षा व्यवस्था में। उन जातियों के लोग भी विशिष्ट हैं। कोई बढ़ईगिरी में विशिष्ट है, कोई टेलरिंग में विशिष्ट है, कोई किसानी में विशिष्ट है। तो इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए आप डिग्री की उम्मीद मत करिए। अगर हमको टेलरिंग पढ़ाना है, हैंडीक्राफ्ट पढ़ाना है, इनको सब्जेक्ट्स में लाइए, और जो सबसे अच्छा पढ़ाने वाला, सबसे अच्छा टेलर है उस टाउन का आसपास में, उसको टीचर बनाइए उसी स्टैंडर्ड के साथ जैसे हिंदी और फिजिक्स के टीचर हैं। भले ही वो ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, ये डिग्रियों की कोई बात नहीं है, हुनर की बात है। हैंडीक्राफ्ट में हुनर चाहिए। जो सबसे अच्छा हैंडीक्राफ्ट वाला जानने वाला है, जो सबसे अच्छा बढ़ई है, उससे वुडक्राफ्ट पढ़ाइए, तो उनको जॉब मिलेगी, इनके इक्विवेलेंट ही मिलेगी, लेकिन कास्ट के आधार पे नहीं, किसी को हुनर के आधार पे मिलेगी, किसी को ज्ञान के आधार पे मिलेगी। तो विषयों को बढ़ाइए, सबको जॉब मिले, लेकिन जो बेस्ट है उसको मिले टीचर। और जब सबसे अच्छा टेलर टेलरिंग करेगा, पढ़ाएगा, तो जितने बच्चे टेलरिंग पढ़ लेंगे क्लास में, फिर वो वाकई टेलर होने लायक हो जाएंगे, वो सिलाई करने लायक हो जाएंगे। जो बढ़ईगिरी वहाँ से आकर के उनसे पढ़ सीख लेगा, वो बढ़ई होने लायक हो जाएगा। आजकल क्या है, जो वुड एंड क्राफ्ट है, कोई किसी तरह से अपॉइंटेड कोई टीचर है, वो बस खाना पूरी के लिए। हम लोगों को वुड क्राफ्ट में 6th 7th 8th में, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी वही सवाल, 5 सवाल आते थे। ना कोई पढ़ाई, ना कोई प्रैक्टिकल, ना कुछ, बस वो 5 सवाल वही 6th में, 7th में, 8th में। यह सब बंद होना चाहिए। जिसने पढ़ लिया फिर वह उस काम को करने लायक हो जाए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। सर्वग्राही और सबको समायोजित करने वाली होनी चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कास्ट के आधार पर शिक्षक का अपॉइंटमेंट बहुत ही खतरनाक है, पीढ़ियों में घुन लगा रहा है, बंद होना चाहिए। और जब ऐसे टीचर आ जाते हैं जो नहीं पढ़ा पाते हैं, इससे जो सिंसियर टीचर्स हैं वो भी डिस्करेज होते हैं कि जब बिना पढ़ाए सैलरी मिल सकती है तो हम ही क्यों पढ़ाएं। तो इसलिए ये बहुत ही घातक है, इसको तो तुरंत बंद होना चाहिए। इसके लिए चारों तरफ से आवाज़ें आनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक प्रसंग है जो शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है और जो नीति निर्देशक तत्व तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। देखिए, मुझे याद आया था कि उस पर चर्चा करेंगे। हाँ,
याद मिल गया। शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत कम। आजकल तो लोग इस बात का गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा इवन 1, 2, 3, 4, 5 इन क्लासेस में भी ऐसे स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में जाता है जहाँ पे फीस इंजीनियरिंग कॉलेज उन सब से ज़्यादा हैं। 2 लाख में हमने वहाँ भेज दिया है, वहाँ इतना है। बच्चों को बोर्डिंग हाउस में भेजने से वो अच्छे हो जाते हैं। जो लोग भेजते हैं बाद में अनुभव बहुत ख़राब रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सुविधा देना ये खतरनाक है। इस पे एक छोटा सा किस्सा जो बहुत रेलिवेंट है और बहुत गहराई से सोचने की बात है। और बहुत सारे लोग तो इसलिए ज़्यादा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं कि हम बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे सकें, लेकिन उसका उल्टा परिणाम होता है, बच्चे खराब हो जाते हैं। जब आप बच्चों पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो बच्चे खराब हो जाते हैं। बहुत आप ऐसे संसाधन वाले स्कूलों में भेज देते हैं और हर तरफ मतलब उनको सुख सुविधा से लैस कर देते हैं, तो बच्चों की शिक्षा खराब हो जाती। बच्चों को वास्तव में तपस्वी ही होना चाहिए, सीमित साधनों में ही पढ़ना चाहिए, सुविधाओं का त्याग करना चाहिए। जो विद्यार्थी के, वो संस्कृत का श्लोक बहुत अच्छा है जिसमें विद्यार्थी के गुण गिनाए गए हैं कि कैसे उसकी निद्रा होनी चाहिए, कैसे वो होना चाहिए। आप सब वो श्लोक जानते हैं। और तो इसके संदर्भ में ये किस्सा है जो नीति निर्देशक तत्वों में भी एक्सप्लेन करना चाहिए। लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं होना चाहिए कि वो खतरनाक है, उनकी अगली पीढ़ी को नष्ट कर देता है। वो धन और वो सुविधाएं अगली पीढ़ी को नष्ट कर देती हैं। तो उसी संदर्भ में ये किस्सा है। और जो आज शिक्षक दिवस पर भी बड़ा रेलिवेंट है कि एक टीचर थी किसी स्कूल में, छोटे क्लास में, 4, 5, 6, 7 किसी क्लास में। एक दिन वो अपने क्लास में एक अंडा लेकर के आई। आज तो पूरी चर्चा शिक्षा पर ही हो गई, 6 बजने जा रहा है। तो चलिए, आज शिक्षक दिवस है तो इसी पे हो जाए। नीति निर्देशक तत्वों पर भी कुछ और कहना चाहता था। 3-4 पॉइंट जो कल बचे थे वो ले लेंगे और मानवाधिकार के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। बाकी चर्चाएं कल होंगी। ये तो अपना समय है, अपना प्रोग्राम है। आप सबके विचारों के अनुसार इसमें चर्चा होनी है। आपके विचारों पर भी पूरी वाद विवाद होना चाहिए। मैंने शुरू में ही पहले दिन कहा है, बार बार कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो अंतिम सत्य नहीं है। आप उसको आंख मूंद करके नहीं मानिए, अपनी आंखें खुली रखिए, अपने दिमाग को खुला रखिए। जहाँ मुझसे आप असहमत हों, आप उस असहमत को व्यक्त करिए और जो सत्य है वहाँ तक पहुँचना है। और सत्य को पहुँचने के लिए ये शास्त्रार्थ भी ज़रूरी है, वाद विवाद भी ज़रूरी है और लोकतंत्र है, इसलिए और ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ और हमारी आवाज़ दोनों आएँ और उसमें जो सत्य हो वो है। अगर मैं कुछ गलत कहता हूँ तो ज़रूर मुझे पॉइंट आउट करिए, क्योंकि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। और जिस व्यक्ति को यह अहंकार हो गया कि मैं ही सच हूँ, फिर वह बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ। तो उस कहानी पर आते हैं कि वो टीचर एक दिन एक बिल्कुल पका हुआ राइप अंडा लेकर के आई और टेबल पर रख दिया किसी चिड़िया का और कहा, देखो बच्चों, आज तुम्हें हम ये दिखाने जा रहे हैं कि एक अंडे से बच्चा कैसे निकलता है। ये बिल्कुल पका हुआ है, अभी आधा घंटा 1 घंटे में निकलेगा उसके, तो इसलिए तुम इसे देखते रहो और मैं तब तक पढ़ाती हूँ। जब ये निकलने लगेगा तो हम इन लोग और इस पर ऑब्जर्व करेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। इसी बीच प्रिंसिपल साहब ने उस टीचर को बुलवा लिया, चाहे वो चपरासी आकर के या जैसे भी हो। ये चली जाने लगी तो इसने कहा, देखो बच्चों, मैं जा रही हूँ,
लेकिन यह अंडा यहाँ रखा हुआ है, इसमें से बच्चा निकलेगा, उसको पे हम लोगों को आज चर्चा करनी है, उसी ऑब्जर्वेशन पे चर्चा करनी है। तो तुम लोग इसे छेड़ना मत। मैं जा रही हूँ, अगर इस बीच वो निकलने लगे तो केवल देखना, छेड़ना मत, कुछ भी टच मत करना, उसको बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना, बस होने देना। अब मैं जल्दी ही आती हूँ। लेकिन चांस की बात है कि प्रिंसिपल के यहाँ काफ़ी समय लग गया। वह टीचर जब तक लौटी काफ़ी देर बाद, तब तक वह अंडे से बच्चा निकल चुका था लगभग पूरा, और मर रहा था, अंतिम सांसें लेने के स्टेज पे पहुंच गया। उस टीचर ने, उसको बहुत दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि यह तुम लोगों ने, किसी ने छेड़छाड़ जरूर की है। एकदम स्वस्थ अंडे में बच्चा अपने आप अगर निकल रहा है तो वह मर नहीं सकता। निश्चित ही तुम लोगों ने कोई छेड़छाड़ की है, तभी यह अंडा मर रहा है। उसने सारे बच्चों से पूछा, बताओ तुमने, किसने क्या किया है? सब बच्चे साइलेंट, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। अंत में जब उसने बहुत पूछा कि चलो बताओ तुमने क्या किया है, मैं नहीं सजा दूंगी, मैं नहीं डांटूंगी, केवल बता दो कि सच्चाई क्या है। तब एक बच्चे ने कहा कि टीचर या मैम, जो भी कहते हो, यह जब बच्चा निकल रहा था तो बहुत तड़फड़ा रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि इस तड़फड़ाहट में इसकी जान ना निकल जाए, इसलिए मैंने हल्का सा अंडे का कवर या जर्दी, जो भी कहते हैं, उसको तोड़ दिया ताकि यह आसानी से निकल आए। तो टीचर का क्या जवाब था जानते हैं? और सच्चाई भी वही है। उसने कहा, बच्चों, जिसको तुम, उसका तड़फड़ाना, उसका संघर्ष, उसकी परेशानी, और जिससे तुमको डर है कि कहीं वो उसको नुकसान ना हो जाए, वो मर ना जाए, दरअसल वह उसका नॉर्मल फेनोमेना है और उससे उसको शक्ति अर्जित होती है। वह उसके जीवन का संघर्ष है जो उसे शक्तिशाली बना रहा है। और जब हम उसके उन जीवन संघर्षों को, उस तड़फड़ाहट को जिसे तुम कहते हो, उसके उस अपने अंदर से ऊर्जा की तलाश से कहा जा सकता है, उसको तुम बहुत ज़्यादा मदद के रूप में रोक देते हो, तो हम कहीं ना कहीं उनकी शक्तियों को मार रहे होते हैं, उनको मार रहे होते हैं। तो आज जो सुविधाएं, अति सुविधाएं दे करके अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा पैसा कमा करके, चाहे जिस रूप में, और अपने बच्चों को जो अति सुविधाएं दे रहे हैं, वो जैसे उस बच्चे को बाहर निकलने के लिए, मदद करने के लिए उस बच्चे ने उसके कवरिंग को तोड़ दिया ताकि आसानी से वो निकल सके, ग्रो कर सके। उसने उसको, उसकी जीवनी शक्ति को मार दिया और वो मरने लगा। उसी तरह से हम पेरेंट्स, और कभी कभी ये सो कॉल्ड 5 स्टार स्कूल के टीचर्स और मैनेजर्स, ये बच्चों को अति सुविधा के नाम पर, उसी तरह से कि इनको तड़फड़ाहट ना हो, इनको वो संघर्ष ना करना पड़े, उनकी जीवन शक्तियों को मार रहे हैं, उनकी जीवनी शक्तियों को मार रहे हैं। और वो बच्चे फिर कुछ भी करने लायक नहीं रह जाएंगे। वो केवल नौकरी तलाशने के अलावा कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाएंगे, किसी भी समस्या का हल ढूंढने लायक नहीं रह जाएंगे। यही कारण है कि इतने बड़े बड़े 5 स्टार इंस्टीट्यूशंस के बाद भी, इतने IITs, IIMs के बाद भी, एक भी देश के लिए अच्छा लीडर नहीं पैदा हो रहा है, समाज के लिए अच्छा लीडर नहीं पैदा हो रहा है, जो एक नई दिशा दे सके, जो परिवर्तन ला सके, जो खुली आंखों से धरती देख सके। क्योंकि अति सुविधा के नाम पर हमने जीवनी शक्तियों को मार रखा है। वो बैसाखियों के सहारे चलने लगे हैं, अपने पैरों पर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि अति सुविधा, बस सुविधा की तलाश,
थोड़ी सुविधा, फिर और सुविधा और सुविधा। ये सुविधाओं से उबारना होगा बच्चों को, उसके लिए कि बच्चों को सुविधा भोगी नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को, उनको तपस्वी होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक देश के लिए वो जो तोतो चांद वाले वो टीचर ने जिस तरह से बच्चों को निकाला वो नहीं होगा। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, आज करीब करीब सारी जो चर्चा है वो उसी पर रह गई है। तो प्रभाकर मिश्रा जी के वो सवाल हैं, उन पे कल चर्चा करेंगे। अब जो कल नीति निर्देशक तत्वों के कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे उस पर हम लोग आते हैं, 10-15 मिनट उस पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि सवाल जो हैं उनको देखने में टाइम लग रहा है, बड़े बड़े सवाल आज लोगों ने लिखे हैं। आशुतोष अवस्थी जी ने भी एक बहुत बड़ा सवाल लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम आज सब कंपाइल कर लेंगे सारे सवालों को और कल इस पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग आर्टिकल 46 तक आ गए थे और 46 के आगे 47, 48, 48A और 49 और 50 यहाँ तक चर्चा करेंगे। 4-5 सेक्शन आर्टिकल्स हैं। 51 जो इंटरनेशनल पूरी धरती पर पीस और सिक्योरिटी और वेलफेयर की बात है, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये 5 जो सेक्शंस आर्टिकल्स बचे हैं इस पर चर्चा करेंगे। और एक हमारे मित्र ने सवाल पूछा है, कल पूछा था, मैंने कहा था कि आज चर्चा करेंगे, लेकिन आज चर्चा का समय नहीं रह गया है, या अगर थोड़ा मौका मिला तो हो सकता करेंगे। उनका सवाल ये था कि जो गलत तरह की आमदनी से, ब्लैक मनी से, कहीं से लूट मार के धंधे में या व्यापार में गड़बड़ी करके जो तमाम तरह तरह के ब्लैक मनी कमाते हैं, ऐसी ब्लैक मनी से अगर वो धार्मिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनका सवाल मैं पढ़ ही दे रहा हूँ। तो बल्कि ये सवाल आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ उनकी तरफ से, आप अपने अपने उत्तर भी लिख करके भेजिए। कल मैं अपनी राय और आपकी राय मिला करके सुबह कल शुरू में प्रस्तुत करूँगा। ये सवाल आप भी सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपकी राय भी जानना चाहेंगे। यदि कोई व्यक्ति, मैं उन्हीं का शब्द बोल रहा हूँ बहुत अच्छा सवाल है। यदि कोई व्यक्ति काले धन, स्मगलिंग, घूस, टैक्स चोरी से मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा बनवाता है, यदि कोई व्यक्ति काले धन से, स्मगलिंग, घूस, टैक्स चोरी एटसेट्रा से मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा बनवाता है या उसमें दान करता है तो क्या उसमें नमाज या पूजा पाठ करना जायज़ है, धार्मिक विचार से वैध है? तो क्या ऐसे मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारे में नमाज या पूजा पाठ करना जायज़ है, धार्मिक विचार से वैध है? अगर नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? इस पर मैं आप सब से, आपकी सबकी राय जानना चाहता हूँ। आप सब लोग जो भी इसमें कुछ भी सोच रखे हों वो ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके उन विचारों को भी रखूँगा और अपने विचारों को भी रखूँगा। तो ये प्रश्न आप सबके लिए है। बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं जिन्होंने पूछा है और ये वाकई एक ज्वलंत मुद्दा है, एक ज्वलंत समस्या है। तमाम सारे स्मगलिंग और इधर उधर के पैसे से हमारे तमाम बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस पे क्या होना चाहिए? कल जब हम लोग
नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर चर्चा कर रहे थे। तो जैसा मैंने कहा, नीति निदेशक तत्व वो हैं जो सरकारों को पालन करना है। संविधान ने कहा है कि सरकारें, तीनों स्तर की सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट्स, इन सब को इसी आधार पर व्यवस्था चलानी है। तमाम सारे मुद्दे उसमें थे जिस पर चर्चा हुई। जो सबसे उसका आधार है वो दो है। जो नीति निदेशक तत्वों का आधार है वो बेसिकली दो है। अगर मतलब मोस्ट फोकस किया जाए तो दो है। एक, वेलफेयर टू ऑल, जितने लोग हैं इस देश में, सबके कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, सबके कल्याण को, सबकी खुशी को, सबके खुशहाली को बढ़ाने के लिए सरकारों को काम करना है, सबकी समृद्धि के लिए काम करना है, पहला सिद्धांत। दूसरा, जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास नहीं कुछ है, उनकी विशेष जिम्मेदारी सरकारों को है। सरकारों को ऐसे लोगों को विशेष आइडेंटिफाई करके मदद करना है कि जो बेचारे बेसहारे हैं, निरीह हैं, उनकी देखभाल विशेष सरकारों को करना है। और बाकी लोग से जो ज़्यादा सक्षम हैं उनसे ले करके, टैक्स ले करके, जिस रूप में भी, उसका उपयोग जो बेसहारे हैं उनके लिए करना है। और इसके लिए ज़रूरी है, संविधान में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि धन का विकेंद्रीकरण या संसाधनों का विकेंद्रीकरण ना हो। कुछ हाथों में सारे संसाधन न रह जाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि सन 50 में जब संविधान लागू हुआ था और आज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, घटने की जगह पे बढ़ गया है, उल्टा हो गया है। तो सरकारें अगर ना होती तो जैसा था वैसा अच्छा था। सरकारों ने हो करके नुकसान किया है, सरकारें डेंजरस हुई हैं, ये स्थिति है। सरकारों को कंसंट्रेशन कम करना चाहिए था, कंसंट्रेशन बढ़ाने लगी। तमाम सारी ऐसी पॉलिसीज आई जिससे कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। इस पे एक अलग विषय है कि धन पे का कंसंट्रेशन कैसे कैसे बढ़ा, इस पे चर्चा पर चर्चा और एक किसी दिन हो सकती है। तो ये बहुत दुखद मुद्दा है। शुरुआत तो अच्छा चला, लैंड होल्डिंग सीलिंग आई कि इतने एकड़ से ज़्यादा जिसका है वह लैंड सीलिंग में ले लिया जाएगा और उसको गरीबों को बांट दिया जाएगा, गरीबों को दे दिया जाएगा। वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई। लेकिन आज कारपोरेट हाउसेस और तमाम सारे और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, एनजीओज के लिए, ऐसे लोगों ने फर्जी एनजीओ बना के और कारपोरेट कंपनी रजिस्टर करके, जहाँ लैंड की कोई सीमा ही नहीं रखी, उन्होंने कंपनी बना करके लैंड इतना अक्वायर कर लिया और बाद में वो फैक्ट्री भी नहीं बनाई और बाद में फिर वो उस लैंड को बेच रहे हैं। तो कहाँ तो लैंड सीलिंग लगा और कहाँ पे अथाह लैंड लोगों ने कारपोरेट हाउसेस के नाम पे लेना शुरू कर दिया। और वो मतलब इसमें कहीं ना कहीं नेक्सस रहा, सबका नेक्सस रहा, इसीलिए चलता रहा और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, आज नहीं, लेकिन यह आज तो इतना ही कहना है कि ये जो खाई है गरीब अमीर की, और ये जो कुछ हाथों में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, 1% के हाथ में 70% रिसोर्सेज देश के आ गए हैं, ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। इसको हटना होगा और इसको हटाने का एक ही रास्ता है कि अब आगे के चुनाव में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाते समय भी यही ध्यान रखा गया था कि इसको नॉन जुडिशियबल तो रखा गया है, लेकिन जनता जान ले कि सरकारों का क्या कर्तव्य है। और जो सरकारें या जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं वो प्रॉमिस करें कि हम इसके अनुसार व्यवस्था चलाएंगे। जो नहीं ऐसा चलाते हैं या चलवाते हैं उनको अगली बार वोट नहीं देना है। वोट उन्हीं को देना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्वों के अनुसार चलें, ये जिनके व्यवहार में रहा है, जो सेवा कर रहे हैं और जिन पर आपको विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे।
तो आज हालत यह है कि देश के व्यवस्थापकों ने संविधान के इन प्राविधानों को ठीक से लागू नहीं किया, जिसकी वजह से गरीबी अमीरी का अंतर और बढ़ गया, शहरों और गांवों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। 1970 के आसपास धर्मयुग में एक छोटी सी कविता पढ़ी थी जो आज भी मानस पटल पर गूंजती रहती है। बड़ी प्यारी कविता थी और आज के 70 में धर्मयुग में पढ़ी थी और आज के हालात पर भी उतना ही लागू है। राजधानी की जगमगाती सड़क पर, राजधानी की जगमगाती सड़क पर, ये देश की राजधानी दिल्ली हो या प्रदेशों की अलग अलग राजधानियां हो, किसी के लिए भी सच है। राजधानी की जगमगाती सड़क पर एक भूसे से भरी बैलगाड़ी लुढ़क रही है। राजधानी की जगमगाती सड़क पर एक भूसे से भरी बैलगाड़ी लुढ़क रही है। बैलगाड़ी के पीछे एक टूटी हुई फूटी लालटेन लटक रही है। बैलगाड़ी के पीछे एक टूटी हुई फूटी लालटेन लटक रही है। टूटी हुई फूटी लालटेन लटक रही है। कहाँ जगमगाती सड़क और कहाँ टूटी हुई फूटी लालटेन लटक रही है। एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही है। एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही है। और ये भटकाव 70 से 2020 तक आते आते 50 सालों में और बहुत भयावह हो गया है। इसके लिए हमको सोचना है। नीति निर्देशक तत्वों में है कि रोशनियाँ बराबर होनी चाहिए। एक रोशनी को भटकना नहीं चाहिए। सबको समान किया जाए, ये हमारे संविधान में है। वो तभी होगा जब हम जो टैक्सेस देते हैं उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो, जिस तरह से अभी तक दुरुपयोग होता रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको आँख खोल करके रहने की ज़रूरत है। जहाँ आपने आँख बंद किया वहाँ खतरे ही खतरे हैं, तरह तरह के खतरे हैं। जितने खतरे मैं गिना सकता हूँ उससे ज़्यादा खतरे हैं। आपको आँख खोल करके रखना होगा। अब वो 5 बिंदु जिन पर जो कल छूट गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्वों के, उनको बता करके आज की चर्चा मैं समाप्त करूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, जो प्रश्न मैंने बताया था हमारे उन्मित्र का, उस पर आपके सुझाव, उत्तर या आपके बात का स्वागत है। आप ज़रूर लिख करके भेजिए, मैं उसको पढ़ूंगा। वो प्रश्न एक बार अंत में फिर दोहरा दूंगा। तो धारा 46 है, आर्टिकल 47। देखिए कितनी बढ़िया, मतलब संविधान सभा ने वो 3 साल जो घनघोर तपस्या किया, एक एक चीज़ को विजुअलाइज किया और क्या क्या नहीं लिख डाला है। धारा 47 में राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। लोगों का जीवन स्तर उठाना और पोषाहार, ताकि स्वास्थ्य का स्तर उठे, जीवन स्तर उठे, लोक स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देना है। कोरोना काल में और स्पष्ट है कि सरकारों को निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज में माने। और राज्य, फिर एक और बात कही है, राज्य विशिष्टतया मादक पेयों, ये जो डेंजरस इंटॉक्सिकेशन वाले हैं, शराब है, नशा है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, जहां वाकई दवा के लिए इनकी ज़रूरत है, उसके अलावा उपभोग पर प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, इसको बैन करने का प्रयास करेगा। क्योंकि बहुत सारे काम सरकारों को हैं, तो इसलिए ये नहीं कह दिया गया कि बैन तुरंत संविधान लागू होते ही करेगा, उस समय और प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन जब मौका मिलेगा, अब 70 साल काफ़ी मौका हो गया है, तो ये मादक पदार्थों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, हानिकारक औषधियों, इनको बैन करने की कोशिश अब सरकारों को करना चाहिए। मैं जैसा कि मैंने
बताया कि हम बेसिक प्राइमरी पाठशाला से दर्जा 5 तक पढ़ करके आए गांव से। आज जब मैं गांव में जाता हूं तो दुखद पहलू ये है, और ये पूरे यूपी में या पूरे देश में ये संभव है, कि गांव में बच्चे, मेल ज़्यादातर पुरुष, इतना ज़्यादा मादक पदार्थों से ग्रस्त हैं, तरह तरह के ड्रग्स। तो ये ख़त्म होना चाहिए और सरकारों को इस पर बिल्कुल बैन करना चाहिए। ये हमारे संविधान में भी लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, और ये हमारे समाज को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अगर तस्करी के माध्यम से तरह तरह के ड्रग्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की, सरकारी कर्मचारियों की कहीं ना कहीं उन्होंने आंख बंद कर रखा है, तब ये हो रहा है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ नाके पे चेकिंग वगैरह होती है, अगर वहाँ पर पैसा लेकर के आने जाने दिया जाता है चीज़ों को, तो यह सब होगा। तो इसमें सख्ती की ज़रूरत है, और उसके लिए भी अगर हम अच्छे जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो वह व्यवस्थाओं को भी अच्छा चलाएंगे। क्योंकि अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसा लेकर के होगा तो जो इंस्पेक्टर उस नाके का चेकिंग के लिए है, उसको अगर धन उगाही करनी है तो ईमानदार आदमी से नहीं लेगा, वो ऐसे तत्वों से ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक नेक्सस बना हुआ है। ये नेक्सस तभी टूटेगा आप जब कम से कम पैसा खर्च करके चुनाव लड़ने वालों, और बल्कि उसको पैसा ही ना खर्च करना पड़े, आप स्वयं कंट्रीब्यूशन करके अपना प्रतिनिधि बनाइए, नॉमिनेशन फाइल कराइए और जिताइए, तभी ये चीज़ें होंगी। नहीं तो यह लूटमार का खेल चलता रहेगा और पूरे समाज में, पूरी नई पीढ़ी में घुन लगता रहेगा। तो आपको इस पर बहुत सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। अगला 48, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। क्या क्या सोचा है देखिए, 50 में कह रहे हैं, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। और विशिष्टतया, ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में गायों का वध किया जाता है, इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कुछ स्टेट्स छोड़ दीजिए जो नॉर्थ ईस्टर्न हैं, जो जहाँ के अपने दूसरे कल्चर हैं, लेकिन बाकी इंडिया में तो ये नहीं होना चाहिए, किसी हालत में नहीं होना चाहिए। और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए तथा स्पेसिफिकली लिखा हुआ उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। यह हमारे संविधान के डायरेक्टिव, सारी सरकारों को डायरेक्शन दिया हुआ है। मैं फिर 48 आपके लिए पढ़ता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। 48A उसमें बाद में जोड़ा गया है, ये संविधान में संशोधन के द्वारा। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना सरकारों का कर्तव्य होगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का तथा वन और तथा अन्य जीवों की रक्षा करेगा और प्रयास करेगा। और प्रयास का नतीजा कितना प्रयास हुआ कि हमारे शहर दिसंबर जनवरी में यह हालत हो जाती, दुनिया के टॉप 10 शहरों की लिस्ट में 7-8 हिंदुस्तान के रहते हैं। दिल्ली NCR में आप सांस नहीं ले सकते हैं, सब जितनी बीमारियां हो सकती है फेफड़े की सब होती हैं। अगर इस साल तो खैर पॉल्यूशन कम हो गया है कोरोना की वजह से, तो इसलिए पर्यावरण को, हवा को, पानी को बचाना सरकारों को अपनी प्रायोरिटी में लेना होगा। 49 ये सरकारों को ये दायित्व दिया गया है कि जो हमारे पुराने 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, धरोहर हैं, उन स्ट्रक्चर्स की सुरक्षा की जाए, उनकी देखभाल की जाए।
संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा, संसद को ये पावर दिया है कि वो आप अपना कानून बनाइए, इसलिए या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति विरूपण, विनाश, अपसरण, व्यसन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। उनको डिटेरिएट होने से बचाए, नष्ट होने से बचाए, स्मगल होकर के बाहर जाने से बचाए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे स्मारकों, ऐसी चीज़ों जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं या कलात्मक धरोहर हैं, उनको बचाना सरकारों की जिम्मेदारी है। तो अब इससे नीति निर्देशक तत्वों का अपना जो चर्चा थी वो पूरी होती है। आप अगर इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कोई सवाल पूछेंगे तो उस पर चर्चा होगी कल, और कल उस सवाल से शुरू करेंगे जो मित्र ने पूछा है, जिसको मैं आज अंत में फिर रिपीट करता हूँ। आप इस पर अपनी राय देंगे तो बहुत खुशी होगी। और इस पर किसी विशेष धर्म की बात नहीं है, सामान्य सारे धर्मों के लिए है। इस देश में जितने धर्म हैं उन सब के लिए यह प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति अपने काले धन, स्मगलिंग, घूस, टैक्स चोरी इत्यादि से मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा बनवाता है या उसमें दान करता है, तो क्या नमाज या पूजा पाठ करना उसमें जायज़ है या धार्मिक विचार से वैध है? अगर हाँ, तो क्या ये आइडियोलॉजी समाज के लिए घातक नहीं है? इसमें हमारे और आपके क्या राय है, यह आपको लिख करके भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम उनको भी सबके सामने पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। शिक्षा इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। शिक्षा, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, यह लोकतंत्र में सरकारों का पहला कर्तव्य है। फर्स्ट ड्यूटी है कि हर बच्चे को खेलने की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में एक्सीलेंस की तरफ जाए, तो हर बच्चे को वो मौका मिलना चाहिए। आशा है इस बात को आप दूर दूर तक फैलाएंगे और ऐसा माहौल बनेगा देश में अगले 2-4 सालों में कि यह होगा, और निश्चित रूप से होगा। आप जिस प्रेम से इन बातों को आत्मसात कर रहे हैं, अब वह दिन दूर नहीं है कि वह सुबह होगी। एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। दुष्यंत कुमार की इन लाइनों को याद करता हुआ विजय श्रीवास्तव जी ने अभी ज्वाइन किया है, जब हम लोगों के चलने की बेला आ गई है। तो इसी शेर के साथ दुष्यंत कुमार के विजय श्रीवास्तव जी से विदा लेते हैं कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। आपका इंतज़ार रहेगा और बड़ी अच्छी चर्चाएं होंगी, बड़ा आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।